है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। तो हमने लिमिटेशंस और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन सब के बारे में बात कर ली थी जो गवर्नमेंट के लिए होता है, लेकिन एस्पिरेशंस की बात नहीं की थी। एस्पिरेशंस का मतलब होता है आकांक्षा, ठीक है, और गोल्स होने चाहिए सोसाइटी की। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई पावर्स दी भी थी किसी गवर्नमेंट को, फिर उनके ऊपर लिमिट भी लगा दी, लेकिन उनको उत्सुक कैसे करेंगे हम कि वो अपने पावर्स का यूज़ तो करे, अच्छे से करे और लोगों के भले के लिए भी काम करे, या उनको कुछ हमें गोल देने होते हैं कि भाई आप ये अचीव करना है किसी अच्छी गवर्नमेंट को, तभी गवर्नमेंट क्या है अच्छी बनती है। अगर कोई गोल्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, जो लोगों के भले के लिए होते हैं, उनको वो अचीव कर लेती है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं क्या है। Most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision-making power and setting some limits to government power. ठीक है, तो कई जो पुराने संविधान होते थे वो अपने आप को सीमित कर लेते थे सिर्फ इस चीज़ तक कि वो जो पावर्स होती हैं, डिसीज़न मेकिंग पावर्स होती हैं, उनको एलोकेट तो कर देते थे, उनका बंटवारा कर देते थे और कुछ लिमिट्स भी लगा देते थे गवर्नमेंट पर। लेकिन but many 20th century constitutions, of which the Indian constitution is the finest example, लेकिन जो आजकल की हैं, जो 20th century के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जिनमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो क्या करते हैं, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things. उनको क्या है, ये पॉजिटिव थिंग्स करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि गवर्नमेंट अच्छी चीज़ें भी करे, भलाई का काम करे। टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, और ये ऐसा क्यों करते हैं, अपनी एस्पिरेशंस एंड गोल्स जो है सोसाइटी के, उनको एक्सप्रेस करने के लिए कि भाई हमारी जो सोसाइटी है या हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऐसे ऐसे गोल्स होंगे और उसके एस्पिरेशंस जो हैं, महत्वाकांक्षाएँ जो हैं, ये ऐसे ऐसे होंगे। इसलिए क्या है, फ्रेमवर्क कहा गया है इसको, कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं भाई गवर्नमेंट को ऐसा ऐसा करना है, तभी वो है अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। यहाँ पर एक पॉइंट आया है 20th सेंचुरी। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा इसका। 20th सेंचुरी का मतलब वो लगाएंगे 2000 से लेकर 2099 तक, बट ये क्या है, ये गलत है। 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 से लेकर 1999 तक, ना कि ये वाला। ये जो है ये गलत है। जिसमें हम आज जी रही हैं जो है 2020, ये 21st सेंचुरी है, ये 21st है। और ये जो 20th जिसकी बात कर रही हैं ये है 1900 से लेकर 1999। इसको याद रखना है। सेंचुरी जो होती है ना, पहले वाले जो साल होते हैं, जो शताब्दी होती है सेंचुरी, उसको गिना जाता है, ना कि आप कहोगे कि 20th है तो ये 2000 से स्टार्ट होगी। 2000 से ना होकर ये 1900 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, ये वाली हमारी 21st सेंचुरी है। इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार आते हैं ऐसे सेंचुरी वगैरह, तो आपको इसमें उलझना ही नहीं है कि आप सोचोगे ये बात कर रहे हैं 20,000 के आगे आगे की, लेकिन ये बातें कब की हैं, 1900 से लेकर 1999 तक की। इसको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट। और जो ये एस्पिरेशंस और गोल्स वाली बात चल रही है ना, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनोवेटिव है। इनोवेटिव का मतलब होता है परिवर्तनात्मक, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कर लेते हैं ना, टेक्नोलॉजी के साथ में, एडवांसमेंट के साथ में चलते रहती हैं, तो ये क्या है, नई से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वही है, ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हम बदलाव कर सकते हैं टाइम के साथ में। अमेंडमेंट्स आपने सुना होगा, अमेंडमेंट का मतलब होता है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव लाते हैं ताकि जो है हम नए से जुड़े रहें या टाइम के साथ चलते रहें। संशोधन कहते हैं इसे हिंदी में। तो इसीलिए ही संशोधन किए जाते हैं ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग बना रहे। इसी वजह से ये जो है अमेंडमेंट्स की जाती हैं, ठीक है। आगे है, societies with deep entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation. तो इसमें क्या है
कि जिन सोसाइटीज़ में डीप इनइक्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जमा जो हो चुके हैं, गढ़ चुकी हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, उनको सिर्फ लिमिट नहीं लगानी है गवर्नमेंट की पावर पर. दे विल ऑल्सो हैव टू एनेबल एंड एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव मेजर्स. बल्कि उनको क्या करना है, उनको अपनी गवर्नमेंट को एनेबल करना होगा और एम्पावर करना होगा, सुदृढ़ करना होगा और सशक्त करना होगा, ताकि वो पॉजिटिव मेजर्स ले सकें. किस काम के लिए ले सके मेजर्स? इनइक्वालिटी और डिप्रीवेशन को ओवरकम करने के लिए. इनको इनइक्वालिटी और डिप्रीवेशन को, अभाव को या असमानताओं को दूर करने के लिए पॉजिटिव मेजर्स ले सकें, इसलिए उनको सशक्त करना होगा, उनको और भी पावर्स देनी होंगी. या वही बात आ जाती है, गोल्स या एस्पिरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को. इनके बिना कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है. ये असमानताएं वगैरह दूर करना, ये सिर्फ लिमिट्स करने से या पावर्स का एलोकेशन करने से नहीं हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. अब इंडिया क्या चाहती है? इंडिया के जो गोल्स हैं ये या आप एस्पिरेशन कह लो क्या है, कि ये एक जाति मुक्त देश होना चाहते हैं. सॉरी, जाति मुक्त नहीं, जो जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उससे मुक्त होना चाहती है. एक ऐसी सोसाइटी बनना चाहती है जिसमें भेदभाव ना हो जाति के आधार पर. If this is our society's aspiration, the government will have to enable or empower to take all the necessary steps to achieve this goal. और अगर ये हमारी सोसाइटी का एस्पिरेशन होगा, सोसाइटी मतलब इंडिया, हमारी कंट्री की बात चल रही है, अगर इसका एस्पिरेशन होगा तो गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर होगी. किस चीज़ के लिए? स्टेप्स लेगी, नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए, ताकि इस गोल को अचीव किया जा सके, ताकि हमारे देश में जाति के भेदभाव को मिटाया जा सके. ये एस्पिरेशन इसीलिए ज़रूरी हो जाते हैं. In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination. तो साउथ अफ्रीका की हम बात चल रही है. यहाँ पर क्या कहा गया है कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, जहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बहुत लंबी हिस्ट्री है, डीप हिस्ट्री है, मतलब जो रेशियल क्या होता है, रेसिस के आधार पर भेदभाव, वो क्या था ऊपर वाले इंडिया में? कास्ट के आधार पर. यहाँ आ जाता है रेसिस के आधार पर. लेकिन ये वर्ड्स बेशक अलग अलग हों, रेस और ये जो कास्ट है, इनका मतलब सेम ही है. इसका मतलब भी जाति है, इसका मतलब है नस्ल या जातीय भेदभाव होता है. ठीक है, तो नस्ल या जाति एक ही बात हो जाती है, इतना फ़र्क नहीं होता इनमें. तो इनको क्या करना पड़ेगा, इसकी बात चल रही थी कि ऐसे कंट्री में जहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बहुत लंबी हिस्ट्री हो, उनको जो नई कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हैं वो, उसमें गवर्नमेंट को इनेबल करना पड़ेगा ताकि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड कर सके. इनेबल करना मतलब, अब इनेबल कैसे होंगे? उनको अगर हम ज़्यादा पावर्स दे दे तो, गवर्नमेंट के पास अगर पावर्स नहीं होंगी तो क्या वो इसको ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे. इसीलिए गवर्नमेंट को पावर्स देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको गोल्स भी बताने ज़रूरी हैं कि वो समझे गवर्नमेंट, ताकि कि हमें इस कंट्री में क्या करना है, अपने लिए, अपने लोगों के लिए क्या कुछ करना है. सो मोर पॉजिटिवली, अ कॉन्स्टिट्यूशन में एनशाइन द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट के सोसाइटी के एस्पिरेशंस होते हैं उनको एनशाइन कर सकता है, मतलब संजो कर रख सकता है. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की और ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है एस्पिरेशंस के लिए, सोसाइटी के जानने के लिए. The framers of Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect, minimum material well-being, education, etc. तो क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सोसाइटी के एस्पिरेशंस को संजो के रख सकता है. इसीलिए हमारे जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने तभी सोच लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ आई है ना, इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने क्या तभी सोच लिया था कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए न्यूनतम जो सम्मान होता है या जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मतलब सामाजिक स्वाभिमान होता है, जो इनके साथ जीने के लिए हमें मटेरियल वेलबींग और एजुकेशन की मिनिमम मटेरियल वेलबींग है, इनकी ज़रूरत होती है ताकि कोई इंसान अपने सम्मान या स्वाभिमान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सके.
तो इसीलिए हमारे लिए ये चीज़ें भी तो ज़रूरी बनाई है ना, क्योंकि आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो होती है हमेशा एजुकेशन पे फोकस करती है, ताकि हम एजुकेशन के फील्ड में अपने देश को आगे निकाल सके, सभी तक एजुकेशन पहुंचा सके। बच्चों को भी बहुत कोशिश की जाती है कि सभी जो बच्चे हैं हमारे कंट्री के जो हैं वो पढ़े लिखे और एजुकेशन उनको मिले, या जो मिनिमम मटेरियल वेलबिंग होता है या जो बेसिक चीज़ें होती हैं जीने के लिए वो सब उनको प्रोवाइड कर सके। और ये सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट के एस्पिरेशंस में ही आती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, सम ऑफ विच आर लीगली इन्फोर्सेबल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो गवर्नमेंट को इनेबल करता है पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स लेने के लिए कुछ ऐसे रास्ते अपनाने के लिए जो ज़रूरी होते हैं वेलफेयर के लिए। तो उन मेजर्स के लिए जो लीगली इन्फोर्सेबल भी हैं, जिनमें से बहुत से हैं जो कानूनी भी जो है लागू कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट जो होती है। जैसे आपको पता होगा हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है एजुकेशन प्राप्त करना, ठीक है। आपको पता है हर 14 साल के बच्चे को जो है एजुकेशन फ्री में मिलेगी, ये चीज़ गवर्नमेंट ने कही है, ताकि बच्चे के लिए एजुकेशन का जो फील्ड है उसमें वो पीछे ना रह जाएं जो बच्चे हैं। बल्कि अभी तो इसमें बात चल रही है कि ये 14 की बजाय हम 18 कर दें एज, जो फ्री एजुकेशन की है, जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन की एज है उसको। लेकिन ये बात चल रही है, सिर्फ ये अभी पक्का नहीं है कुछ भी, लेकिन मैंने बस डिस्कस किया ताकि टॉपिक आया था तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी नॉलेज हो, ठीक है। आगे, as we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of the preamble to our Constitution, and these provisions are found in the section of fundamental rights. तो जैसा कि मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स का जो एग्जांपल दिया आपको, राइट टू एजुकेशन का, क्या कह रही हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो एनेबलिंग प्रोविजंस हैं इनको कौन सपोर्ट करता है, हमारी प्रीएम्बल सपोर्ट करती है। प्रीएम्बल क्या है, हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में आपने सुना भी होगा और आई होप आप जानते भी होंगे कि हमारी प्रस्तावना क्या है। जैसे आप लोग कोई बुक देखते हैं, बुक के आगे क्या होता है, एक इंडेक्स पेज होता है ना, उसी से आपको आइडिया मिलता है कि इस बुक में क्या है या हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका लेखा जोखा जो होता है वो इंडेक्स में होता है। ऐसे ही हमारी प्रीएम्बल प्रस्तावना जो है वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए हमें लेखा जोखा मिलता है, हमें आइडिया मिलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे ये जो है इन प्रोविजंस को सपोर्ट करती है, उसमें भी ये सारी बातें हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है सेक्शन किस चीज़ का, फंडामेंटल राइट्स का, इसमें हमारा दिया गया है एस्पिरेशंस, ये गोल्स जो होते हैं सोसाइटी के, उसके लिए भी जो है फंडामेंटल राइट्स में प्रोविजंस हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया है आपको एजुकेशन का, और ये मेन एग्जांपल किस चीज़ का, लीगली इन्फोर्सेबल जो मेजर्स होते हैं उस चीज़ का, ठीक है। एजुकेशन का क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल है आपका राइट एजुकेशन, ओके। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट ऑफ पॉलिसी ऑल्सो एंजॉइन गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। अब ये वाला जो पॉइंट आता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर जो एग्जाम्पल था फंडामेंटल राइट्स का वो था लीगली इन्फोर्सेबल मेजर्स का, ठीक है, जो कानूनी तौर पर हमें मिले हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपको कोई फंडामेंटल राइट है और उसका हनन हो जाता है, या कोई जो है सरकार करते हैं या कोई और काम करता है आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ काम करते हैं, उसके अगेंस्ट जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं कोर्ट में कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट जो है कोई उसके अगेंस्ट गया है और अब मुझे न्याय, जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। ये जो दिए तो गए हैं, सरकार को बताया गया है कि भाई आपको ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर ये चीज़ें जो है इसके हिसाब से सरकार नहीं चलती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ये कहने के लिए कि सरकार ने इसके हिसाब से काम नहीं किया है और अभी मुझे जस्टिस चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है, सरकार को इनके हिसाब से मतलब ये एस्पिरेशन के लिए दिए जाते हैं, गोल्स दिखाए जाते हैं सोसाइटी को कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा पक्का नहीं होता है कि गवर्नमेंट अगर इनको फॉलो नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में आप खड़े हो सकते हैं। अगर सरकार आपकी फंडामेंटल राइट्स के किसी के खिलाफ जाती है तो आप न्याय की मांग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आप मांग नहीं कर सकते हैं न्याय की।
ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या होता है, निर्देशक सिद्धांत होते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव मतलब जो डायरेक्शन दे गवर्नमेंट को, निर्देशक होते हैं ये बताते हैं गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे चलना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं कहते हैं कि गवर्नमेंट को सिर्फ हमारे हिसाब से ही चलना है। बट फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पावर देते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर, लेकिन इनके लिए आप ज़्यादा मुद्दा नहीं उठा सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना स्टेट के लिए होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं ये ना तो किसी नागरिक को मिलते हैं ना नागरिक के लिए होते हैं, ये सिर्फ स्टेट के लिए होते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमें हर नागरिक को मिलते हैं। ये मेन डिफरेंस है यार, इसको याद रखना प्लीज़ आप लोग कि फंडामेंटल राइट्स लीगल इन्फोर्सेबल हैं लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल लीगल इन्फोर्सेबल नहीं हैं। ये क्या होते हैं, ये किसी गवर्नमेंट के लिए होते हैं ताकि वो एस्पिरेशंस जो होते पीपल को उनको फुलफ़िल कर सके, ठीक है। बट पॉइंट मेन जो था मैंने बता दिया आपको, जो याद रखना है। ओके, द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। फोर्थ फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? ऐसी गवर्नमेंट को इनेबल करना जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल कर सके, जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको फुलफ़िल कर सके किसी सोसाइटी की। एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी, तो एक अच्छी जो जस्ट सोसाइटी होती है उसको भी क्रिएट करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो ला सके। सो गाइज हमारा टॉपिक तो यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था पिक्चर्स भी ज़रूरी हैं, इसीलिए हम एक ये पिक्चर है बीच में, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले पिक्चर को एग्जामिन करते हैं, इसमें क्या कुछ दिया गया है, फिर हम ये जो नीचे दिया गया है इसको पढ़ेंगे और फिर पक्का देखते हैं पिक्चर में से हमें क्या समझना है। तो अगर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा हो तो ये कौन है, इनको आप पहचान सकते हैं, ये हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है ये इंडिया के फर्स्ट पीएम हैं। आई होप आप सबको पता होगा यार, पता होना चाहिए इतना तो ये जो हमारे पीएम साहब हैं यानी कि जो थे वो बीच में खड़े हैं और क्या है, डबल फेस्ड हैं, इनके दो मुंह दिखाए गए हैं और साइड में है जन गण मन के नारे और वंदे मातरम के नारे। आपको पता होगा जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। अभी क्या है, हमें देखने से तो नज़र आ रहा है कि भाई इन दोनों के जो ये दो गुट हैं इनके बीच में फंसे हुए हैं हमारे पीएम, फॉर्मर पीएम हैं भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है पिक्चर के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव टू एड्रेस देमसेल्व्स टू वेरी डिफरेंट एस्पिरेशंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, पीएम साहब भी उनमें से एक थे, उनको अपने आप को ये मतलब देख के चलना था कि भाई जो डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं उनको भी एड्रेस करना है उनको। इतने सारे एस्पिरेशंस थे हमारे इंडिया में, आपको पता है हमारा जो इंडिया है उसमें अलग अलग जातियों के, धर्मों के, अलग अलग जगहों से जो लोग आते हैं, अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, तो सभी की मांगें भी अलग होंगी या उनके एस्पिरेशंस भी अलग होंगे, तो इन सब को देखकर उनको चलना था, ठीक है। हियर इज़ नेहरू ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन डिफरेंट विजन्स एंड आइडियोलॉजीज़। तो हमारे जो यहाँ पर पीएम है नेहरू हैं, उनको दिखाया गया है वो अलग अलग विजन्स को और आइडियोलॉजीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बैलेंस करने की। जो अलग अलग मान्यताएं हैं, विजन्स हैं, उनके बीच में ये खड़े हैं। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट दीज डिफरेंट ग्रुप्स स्टैंड फॉर, व्हाट डू यू थिंक प्रिवेल इन दिस बैलेंसिंग एक्ट्स। तो आपको इस पिक्चर के बारे में ही बताना है भाई। अब आपको देखना है कि कोई लोग मांग कर रहे थे जनगण मन के, कोई लोग वंदे मातरम की मांग कर रहे थे कि भाई हमें राष्ट्रगान ये चाहिए। तो आखिर में आपको पता है फैसला क्या हो, ये राष्ट्रगान बना तो ये राष्ट्रगीत बना, ठीक है। ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए दिया गया है कि इतना आसान नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जो नहीं था वो, क्योंकि इंडिया बहुत टेढ़ी चीज़ है, पता है ना आप सभी को। टेढ़ी चीज़ क्यों बोल रही हूँ मैं, इतना भी पता होगा। लेकिन क्या है हमारे इंडिया की जो खासियत, मेन खासियत क्या है, अनेकता में एकता, जिसे हम सबको बनाए रखना है, ओके, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी आगे मैं कोशिश करूँगी थोड़ी सी लंबी वीडियो ही रखने की, क्योंकि अगर यार मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल किया तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होने वाला है अगर एक एक पॉइंट से हम चलेंगे तो। इसलिए आगे से कोशिश आएगी थोड़ा सा लंबा करने की। बट ये है जो हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए मैंने ये जो क्वेश्चन जो टॉपिक है उनको अलग अलग पार्ट में रखा है। एक और पार्ट आएगा इसके बाद में, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, इसको भी एक अलग पार्ट में रखेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी लंबी वीडियो रखने की।
एंड आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा वीडियो में। एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आपसे इधर डायरेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, या फिर आपको मैंने इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दे रखा है, आप उससे भी मेरे तक पहुंच सकते हैं। और डोंट हेजिटेट, ओके। आपको कोई डाउट है बिल्कुल पूछिए, कैसा ही हो, कोई शर्म नहीं है इसमें, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो।